सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पीटीआई का आज जलसा है सियालकोट में और जिस तरह के मनाजिर आज सुबह से हम देख रहे हैं, इसका अंदेशा था कि पंजाब में जब जलसे भरपूर होना शुरू होंगे तो पंजाब हुकूमत वो जलसे करने नहीं देगी। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज़ आड़े आएगी और आज यही देखा। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं पीटीआई के रहनुमाओं की, कारकुनों की, और उनकी पिटाई भी हुई है। इमरान खान साहब अब जलसा करेंगे, उन्होंने ऐलान किया है वो जलसा गाह में आएंगे। जो लोग गिरफ्तार हुए पीटीआई के, उन्हें रिहा कर दिया गया है। और रिहाई के बाद की सूरत हाल क्या है, एक ओवरऑल अगर हम पंजाब का मंजरनामा देखें तो पंजाब में एक आइनी बहरान है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब को हटा दिया गया और उन्होंने खतूत लिखे आर्मी चीफ को, वजीर आजम को, सदर को, और वो कहते हैं कि मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। अगला गवर्नर कौन होगा वो मामला आगे बढ़ नहीं रहा। स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं गवर्नर नहीं हूं, कायम मकाम गवर्नर भी नहीं हूं। अब सीन ये है कि एक बहरान ये खड़ा है, कैबिनेट पंजाब के अंदर है नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया था। कौमी असम्बली के स्पीकर तशरीफ लाए थे, उन्होंने ओथ लिया था हमजा शहबाज शरीफ का एज ए वजीर आला पंजाब। इस बहरानी कैफियत के अंदर इमरान खान साहब प्रेशर पे प्रेशर दे रहे हैं, आवाम उनके साथ जलसों में आ रही है, बहरान खड़ा हो रहा है हुकूमत के लिए और मामला डिसाइड हो रहे हैं लंदन में। सिनेरियो क्या है इस वक्त सियालकोट के अंदर? खाबर अब्बास हमारे बेरोज के वो इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ। खाबर, इस वक्त सियालकोट में क्या सिनेरियो है, क्या नजर आ रहा है? पंजाब हुकूमत ने सियालकोट से प्रेशर हटाया है, डर गई है, नहीं डरी है, प्रेशर और बढ़ेगा? क्या 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 सिनेरियो है इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए फैसल साहब, पंजाब हुकूमत की तो कोशिश थी कि यकदम से जो जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई और जो है वो वहाँ पर धावा बोला गया पुलिस की जानिब से, ज़ल इंतज़ामिया की जानिब से तोड़ फोड़, और वहाँ से गिरफ्तारियां और वहाँ से लोग लापता और लोग ज़ख्मी हो गए। तो उनका तो इरादा यही था कि इस तरह से दबाव बढ़ाया जाए कि यकदम जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान दब जाएँ और मुंतशिर हो जाएँ, फैल जाएं, और वहाँ पर जो है ये जलसा आज मुमकिन ना हो सके। मगर जो है वो तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत थी लाहौर की और दूसरे शहरों से जो कारकुनान थे, उन्होंने इस वाक़े के बाद शायद शामिल होना था सियालकोट जलसा में या नहीं, मगर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सियालकोट की जानिब रवां हो गई। अच्छा। जिसके बाद जो है एक वजह जी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को शामिल नहीं भी होना था जलसे में पंजाब के दीगर शहरों से, इस वाक़े के बाद वो भी अब सियालकोट जा रहे हैं जलसे में शिरकत के लिए, तो मामला फिर उल्टा नहीं हो गया? नून गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था वो मामला उल्टा हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देखें उस्मान डार साहब को जो है वो रिहा भी कर दिया गया है। फिरदौसा शेखवान साहिबा ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें रिहा कर दिया गया, और उसके बाद जो है जो जलसा गाह है, सीटीआई ग्राउंड है, जहाँ पे एतराज़ किया गया था और हुकूमत पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उन्हें एतराज़ है यहाँ पर जलसा करने पे। तो अब जो है तहरीक इंसाफ ने अपने जलसा गाह की जगह भी बदल ली है। अब वीआईपी ग्राउंड है सियालकोट का। अच्छा। ये भी शहर के वस्त में ही मौजूद है, वहाँ पर अब जो है ये जलसा होगा। और इसी हवाले से जो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, उनका भी मैसेज आ गया था कि मैं हर सूरत जो है वो सियालकोट पहुंचूंगा। उसके बाद यहाँ से जो लाहौर की क़यादत है, शफकत महमूद साहब हैं और मियां महमूद रशीद साहब हैं, हाँ। ये लोग वहाँ पर पहुँचे फौरी तौर पे। इजाज़ चौधरी साहब वहाँ पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया और ये बताया था हुकूमत को कि अगर आपने जो गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा हैं उनको रिहा ना किया तो जितने लोग जलसे के लिए आ रहे हैं ये सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पे आपने लोगों को गिरफ्तार। अच्छा चले, एक तो एक मंजरनामा हो गया, इसका मतलब है वीआईपी ग्राउंड के अंदर जलसा हो रहा है और ये जलसा बड़ा भरपूर होगा। और इमरान खान साहब आज जो खिताब फरमाएंगे वो मेरा ख्याल है सबसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उनके कारकुनान गिरफ्तार भी हुए, उनकी पिटाई भी हुई है और हुकूमत ने अपने मसल दिखाए हैं। तो इमरान खान साहब उसका जवाब देंगे, देखते हैं। ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस चल कैसे रही है? कैबिनेट उनके पास नहीं है, सिनेरियो बड़ा ही टिपिकल है पंजाब के अंदर, गवर्नर नहीं है, वुज़रा हल्फ नहीं उठा पा रहे हैं, सिनेरियो बड़ा पेचीदा है। जो गवर्नर बरतरफ किए गए उमर सरफराज चीमा साहब, वो एक जबरदस्त कैंपेन लेके चल रहे हैं, वो किसी सूरत में आगे पीछे नहीं हो रहे। क्या है ओवरऑल पंजाब के अंदर स्मेल क्या है गवर्नेंस की?
देखिए गवर्नेंस की स्मेल फैसल साहब, जैसे कि आपने आधे से ज़्यादा तो मंजरकशी कर दी है कि एक ही वज़ीर आला हैं जो नो मुंतखब हुए हैं, जिनके खिलाफ अभी कोर्ट्स में इंट्रा कोर्ट अपीलें पड़ी हुई हैं और कोर्ट्स अदालतों के ऑर्डर्स के बाद उनका जो हलफ हुआ है उसके बाद वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। उससे पहले तो वो तनाज़े का शिकार थे। चले ठीक है खबर, मैं आपसे दोबारा भी रब्ता करूंगा इस सारे मामले में। अली जैदी साहब सीनियर रहनुमा है, सिंध के सदर हैं PTI के। अली भाई, ये पहली बार पिटाई हुई है इस हुकूमत में, कारकुनों की गिरफ्तारी हुई है, पहले से ज्यादा जोश नजर आ रहा है, लगता है जलसा ज्यादा बड़ा होगा। मुख्तलिफ अभी जो हमारे बेरुचि बता रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों से अब सियालकोट की तरफ कारकुन और आपके सपोर्टर्स चलना शुरू हो गए। आप इसके लिए तैयार थे? PTI इसके लिए तैयार थी? हमजा शहबाज शरीफ फैमिली ये करेगी, गुल्लू भट्ट आएंगे, इस तरह का वाकया होगा, ज़हनी तौर पर तैयार थे? देखिए, ज़हनी तौर पे तो हम पहले दिन से तैयार हैं, बिकॉज इनकी तारीख यही है कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं छोड़ा, और जो या धमकी देते थे या खरीदते थे, आपको तो ये सारी बातें पता है, दुनिया देखती आई है। हमारी दौरे हुकूमत में कितने इन्होंने लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च और मौलाना आ रहा है और मौलाना जा रहा है और पता नहीं महंगाई के खिलाफ और ये और वो लॉन्ग मार्च सारे किए, हमने तो कभी नहीं रोका। बिस्मिल्लाह की हमने करें, चाय भी पिला देंगे आपको, क्योंकि आपके पास इतने लोग नहीं होंगे, 400-500 लोगों को चाय पिलाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे इशू ये है कि ये घबरा गए, ये बिल्कुल क्लैरिटी है ना, अब तो किसी को शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि ये घबरा गए हैं। इनसे हुकूमत चल नहीं रही, माशी तौर पे ये डूबते मुल्क को डुबाते चले जा रहे हैं। पहले खुद NSC में उन्होंने कह दिया कि जी हाँ मुदाखलत हुई थी, फिर फ्लोरोज हाउस पे कह दिया हाँ धमकी भी थी। अब क्या उर्दू बाजार से या राजा बाजार से अमेरिका स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा कि जी हमने साजिश भी की थी? ये साजिशी तोला हमेशा से, देखिए तारीख है, ये तारीख है, ये खाली पाकिस्तान की नहीं है, और भी तारीख है। पाकिस्तान की तारीख तो ये है कि एक फोन कॉल के ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अमेरिका की सारी बातें मान ली थी। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक खुददारी की बात की गई, एक खुददार कौम की बात की गई, जो अल्लामा इकबाल का असल ख्वाब था, और इमरान खान ने कौम को उठाया। ये तो बेकारी हैं, इनके तो असासे भी बाहर है, तो इन्होंने तो ये करना था, जब प्रेशर पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कानून अपने हाथ में लिया, लाठी मारे, टीयर गैस मारे, जो मर्जी मारे, हम पुरअमन लोग हैं, हमारा जमहूरी हक है। जैसे इनका तो हम करेंगे। आज शाम को 7:30 बजे मैंने कॉल दी है कराची में। जी, आपने मिलेनियम मॉल के ऊपर आपने कॉल दी है। वो पहला वाला जो था रिएक्शन कराची को, आज क्या दोबारा कॉपी पेस्ट होगा? उतना ही लोग आएंगे, उससे ज्यादा लोग आएंगे? आपकी क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह, क्योंकि नोटिस बड़ा शॉर्ट है, 4-5 घंटे की मैंने कॉल दी है, इंशाल्लाह कराची फिर कप्तान के साथ खड़ा होगा। कराची फिर कप्तान के साथ खड़ा। अच्छा, पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो तो आप गुल्लू भट्ट और शरीफ फैमिली और ये आपने डिफाइन कर दिया। सिंध में भी आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हुकूमत आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके साथ आप डायलॉग में हैं, पुरअमन तौर पे एहतजाज करने के लिए परमिशन के मामला जो होते हैं, पुलिस के जो तहफ़्फ़ुज़ के सिक्योरिटी के मामला होते हैं, उस सब पे डायलॉग चल रहा है। पहले तो बात ये बताऊं, पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बड़ा मशहूर बयान है जी, कि जब पीपल्स पार्टी लियारी से हार जाए, इसका मतलब पीपल्स पार्टी खत्म हो गई या उसका जवाल शुरू हो गया। ये तो 2018 में हो गया। जो रही सही थी ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफन, यानी आखिरी कील जो ठोकी जाती है, वो पता है कब हुई? जब बिलावल जरदारी शहबाज शरीफ की कैबिनेट के अंदर खड़े होके ओथ ले रहे। यानी कि जिन लोगों ने उनकी वालदा शहीद के ऊपर इस तरह की घटिया हरकतें की, केसेस सच्चे झूठे जो मर्जी सारे आपस में लड़ते रहे, गंदी गंदी उनकी तस्वीरें फेंकी, और ये जाके उसकी कैबिनेट में ओथ ले ले, यानी कि इसे मुफाहमत कहते हैं या इसे मुनाफिकत कहते हैं, ये मुझे इसकी समझ नहीं आती। लेकिन इतने मुनाफिक मैंने अपनी जिंदगी में देखे। 12 मई का वाकया हुआ, मैं देखता रहा कि कोई 12 मई के ऊपर कोई ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान आ जाएगा। मैं पूरे 12-15 घंटे इंतजार करने के बाद मैंने कल ट्वीट की शाम को, 12 मई में दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे, हंस रहे। ये किस तरह के लोग हैं? 12 मई डिलीट हो गया हमारी हिस्ट्री से, बिल्कुल डिलीट हो गया। ये इतने चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। बता रहे थे कराची के अंदर वो आज शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बरतरफ कहूं मैं उन्हें या उन्हें वाकई कहूं कि गवर्नर पंजाब हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइट कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारी बातें आपसे करनी है। आप मीडिया पे, आप ट्वीट्स के जरिए तो खबरें दे रहे हैं, लेकिन मीडिया के सवालात बहुत सारे हैं। आपने खत लिखा आर्मी चीफ को, आपने खत लिखा वज़ीर आज़म को, आपने खत लिखा सदर को।
आपने सारे खतूत लिखे और इंतजार करते रहे, बल्कि आपने एक बहुत जबरदस्त किस्म का ट्वीट भी किया कि अगर आर्मी चीफ मुझे एक सूबेदार और 4 सिपाही दे दें तो मैं शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, इनको जो मफरूर हैं और जमानतों पे इनको उठा के गिरफ्तार कर लूं। बड़े बड़े आपके एग्रेसिव किस्म के जो है वो ट्वीट्स आते रहे। इस वक्त भी जो सिनेरियो है, जो एस्टेब्लिश डिवीजन है, आपको हटा दिया है, सदर मुमलिकत कहते हैं आप गवर्नर हैं, पंजाब में गवर्नर नहीं है, ओथ आपने नहीं लिए, बड़ा बहरान खड़ा हुआ है। ये फाइट आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? शुक्रिया फैसल भाई, आपने जैसा कहा कि मेरे वाले जो इशू है वो बिल्कुल, या सीएम पंजाब जो कॉन्स्टिट्यूशनली सीएम पंजाब है, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। 2007 के अंदर एक आईनी चीफ जस्टिस को गैर आईनी तौर पे डिक्टेटर ने हटाया था, और आज की एक सिविलियन डिक्टेटरशिप जो है वो बिल्कुल आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सिविल सर्वेंट्स को अपना जाती मुलाजिम के तौर पर ट्रीट करते हुए, जिस तरह पंजाब के अंदर जो हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास, पॉलिटिकल क्राइसिस है। मैं तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, मेरी ऐसी कोई फोर्स नहीं कि जाके मैं जो है वो कब्जा खाली करा सकता सीएम ऑफिस का, और जो वसाइल के ऊपर जिस तरह से इन्होंने जाली इलेक्शन और जाली सारा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब सीएम चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली खाली ही नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर जो है ये सारी जो अदालत से झूठ बोल के, अदालत को धोखे में रख के, जो अदालत से ये सारी लीगल प्रोसीडिंग लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने करवा के, मतलब वो तो जाहिर है अदालत ने तो उसी को फैसला करना है। जो शवाहिद या जो चीजें उनके सामने रखी, इनके वकला ने जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके तो बैठे, लेकिन इतने प्रोफेशनल ऐसे ही है कि वो अदालत को सच बता सके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन खाली ही नहीं हुआ था। अब ये जितना ये पूरे महीने डेढ़ की प्रोसीडिंग, ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस वक्त एक गैर कानूनी गैर आईनी चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस पे वसाइल पे काबिज है, एंड ही इज कॉलिंग द शॉट्स। और पूरी जो मशीनरी है पंजाब की, उसको ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को इस्तेमाल, मुखालिफिन को हरासा कर रहे हैं, उन पर झूठे पर्चे काट रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैंने इसलिए बार बार मैंने पहले भी लिखा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दूसरे जो वफाकी और जो आईनी इदारों के सरबराह हैं, उनसे सिर्फ मैंने ये रिक्वेस्ट की कि ये हालात हैं, इस सूबे के अंदर दो चीफ मिनिस्टर हैं, एक आईनी है, एक गैर आईनी है, और सबसे पहले तो ये कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है वो जाली, वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल जो चीफ मिनिस्टर गुजार ने जो रेजिग्नेशन दिया था, जिसकी निशानदेही सबसे पहले पीएमएलएन के अपनी उनके रहनुमाओं की। जी हाँ, मतलब ये मुझे तो हैरानी भी होती है, ये वजीर दाखिला साहब जिन्होंने खुद, मुझे याद है जब ये पीपल्स पार्टी के झगड़े हुआ करते थे, एटलीस्ट कम से कम सच बोलने की इनमें जरूरत होती। और मैं हैरान हूँ कि कम से कम ये टॉप लीडरशिप जो पीएमएलएन की, ये क्यों नहीं जाके बादशाह सलावत को बताता है कि जनाब जो ये बात हो रही है जायज है, आईनी और कानूनी बात कर रहे हैं गवर्नर पंजाब। अच्छा, मैं आपको अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको हालात अभी देखे ना, आज जिस तरह अपने मुखालिफिन के ऊपर पूरा धावा बोला हुआ है, वो 6 घंटे इस्तेमाल कर, मैं उस तरफ आता हूँ गवर्नर साहब, मैं उस तरफ आता हूँ। मेरे से एक दो सवाल ले लें, मुझसे एक दो सवाल ले लें। आपने एक ट्वीट किया, वजीर आजम की जिद अना और मैं ना मानू की पॉलिसी की वजह से पंजाब में आईनी और सियासी बहरान है। वजीर आजम को आपने टारगेट किया, आईन और गैर कानूनी वजीर आला। अच्छा, ये जो गेम है इस वक्त, हमजा शहबाज साहब, जी फैसल साहब, मैंने पूरा लाइव जो है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये ऑफर की थी कि जनाब अगर आप समझते हैं कि आपके बेटे के साथ सूबे में ज्यादती हो रही है, तो आपने इसको सियासत दे दी, पैसा दे दिया, चीफ मिनिस्टर की जो है टिकट दे दी कि सीएम और सीएम बन गए, लेकिन इसको इलेक्शन लड़ना भी सिखा देते हैं। कम से कम इसने खुद अपना इलेक्शन जो पहले से वो जो सीएम का जो रेजिग्नेशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको ठीक नहीं करवाया, फिर जो इसने इलेक्शन करवाया, शैम इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन। मुझे बताएं कि आप अपना वोट कास्ट मैं कर सकूँ, मुझ पे गुंडे छोड़ दे, मेरा मुखालिफ और मैं वहां से जान बचा के भाग जाऊँ, और आप उसको इलेक्शन कहते हैं। और दुनिया के कौन सी स्ट्रेंथ, कोई मुल्क का कानून, कोई इलेक्शन कमीशन मुझे आपको बता दे कि इसको इस सारी कार्रवाई को इलेक्शन का नाम दिया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का तो फैसला है ना गवर्नर साहब, हाई कोर्ट तो फैसला दे रही है ना, हाई कोर्ट के फैसले का तो एहतराम करना। हाई कोर्ट ने उसे देखे मेरे भाई, गुजारिश ये है कि मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस डिक्टेटरशिप है वो सरकारी इदारों को, आईनी इदारों को अपने जाती मुलाजिम के तौर पर ट्रीट कर रही है। और अदलिया को इन्होंने झूठ बोला, अदलिया के सामने बताया, क्यों नहीं इनके पटिशन ने, मुझे आप उठा के देखें पटिशन, उसमें इन्होंने कहा कि सीएम का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली, इन्होंने प्रिटेंड किया है, इन्होंने अदालत को ये आश्वासन दिया है कि जी सीएम का ऑफिस खाली हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली, लिहाजा आप इलेक्शन का जाहिर ऑर्डर फौरी तौर पर जारी कर दें। उन्होंने जाहिर है अदलिया के सामने जो इन्होंने हकायक पेश करने थे उसके ऊपर ही उन्होंने फैसला देना था, जबकि हकीकत ये है
कि इनकी अपनी लीडरशिप ने पॉइंट आउट किया था कि सीएम का जो रेजिग्नेशन है वो गैर आईनी है और वो इलीगल है, और एक्चुअली भी यही हुआ। जब अच्छा गवर्नर साहब, आपकी गुफ्तगू और आपका एक ट्वीट, एक आपका ट्वीट पढ़ के बताता हूं। अपनी बाकायदा रिपोर्ट दी है। आपने ट्वीट किया 13 मई को, आपने ट्वीट किया 13, कहते हैं कि मैं अदलिया का दिल से एहतराम करता हूं। आपने लिखा कि मैं अदलिया का दिल से एहतराम करता हूं और इसकी आजादी के लिए जद्दोजहद भी की है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अदालत इंसाफ देगी, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। अब आप जो फैसला चाहते हैं अदालत से, जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, वो सॉलिड ग्राउंड्स कौन से हैं? वो सॉलिड ग्राउंड यही है कि वो सीएम का ऑफिस जो है, जो उसने रेजिग्नेशन किया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इसके ऊपर एडवोकेट जनरल अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। तो लिहाजा ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये नल एंड वॉइड करार देनी चाहिए कि जब सीएम का ऑफिस ही कॉन्स्टिट्यूशनली खाली नहीं हुआ तो इलेक्शन कैसा और क्यों इलेक्शन हो, ये सारा सब कुछ। अच्छा, आपके ख्याल में आपको कब तक ये इंसाफ मिलेगा? देखें, मैं अब मुझे उम्मीद है कि लार्जर बेंच डेफिनेटली इसको प्रोब करेगा, क्योंकि इससे पहले मेरी कोशिश थी कि खुद ही अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद ही ठीक कर लेते हैं। मेरी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने इशारतन ये बात की थी कि एडवोकेट जनरल ने मांगी है, तो लेकिन उसके ऊपर देखें बासिन फैसल साहब मुझे ये बताएं, अभी एक शख्स जिंदा है, सही सलामत हट्टा कट्टा मौजूद है, उसकी आप विरासत की तकसीम का ऑर्डर कैसे कोई कर सकती कोई गाल? ये ऐसे ही है जैसे ये मैंने आपसे कहा विरासत की तकसीम, इसी तरह क्योंकि सीएम का ऑफिस जब कॉन्स्टिट्यूशनली खाली नहीं हुआ तो आप उसके इलेक्शन के ऑर्डर या प्रोसीडिंग कैसे उस पर ऑर्डर किए जा सकते हैं? और उसकी वजह बुनियादी ये है कि जो नून लीग है या हमजा शहबाज शरीफ साहब है, इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से झूठ बोला। वहाँ के जजेस के लिए भी ये जो पशेमानी का बायस बने हैं, अदलिया की जो दुनिया उठ रही है वो इन लोगों की वजह से उठ रही है। तो लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि लार्जर बेंच जो है इस कोर्स ऑफ एक्शन को ठीक करेगा और उसको बिल्कुल जब उनके सामने ये पेश किया जाएगा ये इस्तीफा तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। अब जरा सा मैं आज का वाकया डिस्कस करना चाहता हूँ, आइन और कानून के मुताबिक फैसला है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। ये बताइए कि आज जो सियालकोट में हुआ, पीटीआई के आप बुनियादी कारकुन हैं, 25-26 साल से इमरान खान के साथ हैं, आपको ये तवक्को थी, आप ये देख रहे थे कि यहां पर पीटीआई पे हमले होंगे, पुलिस इस्तेमाल होगी, कोई ना कोई बहाना निकलेगा, आपके लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? ये सियालकोट का मंजरनामा है क्या, हुआ क्या है? गुजारिश ये फैसल साहब, मैं आप पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये गैर आईनी, गैर कानूनी, जाली तरीके से जिसको जो है ओथ दिलवा के जिसको चीफ मिनिस्टर बना के इस वक्त जो काबिज है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे वसाइल पे, वो शख्स वो सरकारी मशीनरी को अपना जाती जो है गुलामों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? मुखालिफिन को पहले नामूस रसालत जैसे संगीन पर्चे काटे गए, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। ये कौन सी जमहूरियत है? ये जमहूरियत का दावे को दागदार कर रहे हैं और इनका असल मकसद ये है कि जमहूरियत डीरेल हो और इनको किसी तरीके से माजी में जिस तरह इनको एनआरओ मिलते हैं, इनको एनआरओ मिले, इनको आए, इनको जहाज में बिठा के फिर लंदन जगह ले जाए और यहाँ गरीब अवाम जो है वो बैठी तमाशा मतलब इदारे की तमाशा देखते रहे और कौम जो है वो भुगतती रहे। आपके सामने पिछले 10-15 दिन में डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई किस तरफ चली गई, उसको कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ कि वो जो मीडिया जो सुबह शाम दुआई दे रहा होता था जो वो मीडिया खामोश है, वो मीडिया खामोश। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजर चाहता हूँ वक्त की कमी की वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, खबर अब्बास का भी। एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक के बाद एक और बड़ी स्टोरी है। ये जो फर्द जुर्म वाला मामला है, ये आखिर तारीख पे तारीख क्या मामला है? हमजा शहबाज तो पेश हो गए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्हें कैंसर है और वो इलाज करवाने के लिए लंदन गए हैं, अदालत को ये बताया है। असल सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक केस है जिसको बार बार डिस्कस किया जाता है, कभी 16 अरब कभी 8 अरब। मामला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं इलाज करवाने के लिए लंदन में हूँ और हमजा शहबाज साहब पेश हुए हैं। मामला है क्या, किस सिमत जा रहा है मामला? फर्द जुर्म FIA का नुक्ता नज़र में फ़र्क आया। डॉक्टर रिजवान साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने बहुत काम किया और हार्ट अटैक होने के बाद उनके बाद नई टीम एक आ गई है। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वकील हैं और हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब, पहले ये बताइए,
हुआ क्या है इस मंजर के अंदर? ये FIA कमजोर पड़ गई है, पीछे आ गई है, लड़ने को झगड़ने को तैयार नहीं है, हकाइक अदालत में पेश करने को तैयार नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। तो याद रखिएगा तारीखी तौर पर कि हमारे यहाँ आते ही सबसे पहला काम, ये बुनियादी FIA का केस है। हाँ। FIA आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर। जी। आते ही सबसे पहले तैनाती के राणा सनाउल्लाह को वजीर इंटीरियर बनाया गया। फिर सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFI से तब्दील किया गया और राय साहब को लगाया गया। राय साहब का मैं जानता हूँ, आप तारीखी तौर पर देखते रहे कि इस केस में फर्दे जुर्म ही आयद दिया गया। कितने हफ्ते को लटकाने रखने का मकसद ये था, और ये अब आप लोगों को मानना चाहिए कि पनामा के इसमें के अंदर ट्रायल पूर्ण करें जी। तो इसलिए ये डिले करते रहते हैं, विन ओवर कर लेते हैं, चाहते या ऐसे हालात बना लेते हैं और वहाँ इसके बाद इसमें ठीक है अब इस केस क्या हो, लास्ट डेट पे तब्दील करने वाले उन्होंने वो सारी हकायक रिकॉर्ड के ऊपर रख दिए। और तारीखी बात बड़ी मजेदार है जी। ये मैं भी आप मेरे हाथ में एक दरखास्त है, ये मैं आपको ब्रेक करने लगा हूँ आपके टीवी पे। बताइए क्या दरखास्त है? ये मैं बता देता हूँ। ये दरखास्त दी है CCTV लाहौर को। अच्छा। ये अंतराज मुकदमा की दरखास्त दी है वजीर आजम शहबाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसफ, हसन इकबाल वगैरह और जितने काबीना के लोग हैं। यानी क्या कर रहे हैं भाई, आप याद रखिएगा, नवाज शरीफ मफरूर है, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर। ठीक है। हसन हुसैन एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर है। ठीक है। अब इन को ये अदालतों से भागे हुए हैं। ठीक है। आप मुल्क आप भाई के हैसियत से नहीं गए वहां पर। हाँ। आप एक वजीर आज़म काबीना को लेकर गए। काबीना को लेकर गए। और हम पाकिस्तानी कानून बड़ा वाजे है। हाँ। सेक्शन 216। हाँ। यानी ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, आप पे जिम्मेदारी है, आपको चाहिए उनको पकड़ के पाकिस्तान लेके आए। नहीं आते तो आप बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं वजीर आजम और काबीना के ऊपर ये लाजिम है कि मफरूर को गिरफ्तार करके या वापस लेकर आए, इसलिए दरखास्त दायर हो रही है और FIR कटेगी इस पर। देखिए ये ना करें, अलग बात है। हाँ। कानून ने हरकत में आना है। सेक्शन 188 पढ़ ले आप, सेक्शन 3 और 4 BBC। अदर साहब, लोगों को क्यों हंसा रहे हैं इस मुल्क के अंदर? वजीर आजम पाकिस्तान एक अपने बड़े भाई से मिलने गए हैं, उनके पार्टी के कायद हैं, उनका फैसल साहब कानून है, इस कानून का निफाज होना है, ये नहीं करने देना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये कानून है, मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, इस दरखास्त पे क्या होगा? इस दरखास्त पे FIR कटेगी? असूली तौर पर तो FIR बनती है ना इसकी। FIR किसके खिलाफ कटेगी? इस दरखास्त के तहत FIR किसके खिलाफ? मैंने तो कहा है वजीर आजम और काबीना के खिलाफ। वजीर आजम पाकिस्तान और काबीना के खिलाफ इस बात पे FIR कटेगी कि आप लंदन में एक मफरूर से मिलने गए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेकर आए और आपने गिरफ्तार नहीं किया, ये FIR कटेगी। बिल्कुल, आपके साथ आपके एग्जेक्टिव मौजूद है, उनको पढ़ के लाते या पेश करें पाकिस्तान के अंदर, आके अदालतों में भेजो। ये आपने बहुत नया पॉइंट निकाला। ये बिल्कुल इस तरह से पाकिस्तान में कोई सोच नहीं रहा। आपके ख्याल में इस दरखास्त के ऊपर कब तक एक्शन होना चाहिए? देखिए, एक्शन तो फौरी बनता है, लेकिन वजह क्या है? हुकूमत पंजाब उनके पास है। अभी उमर सरफराज चीमा साहब भी ये कह रहे थे सब उनके पास है। मेरे साथ रहिएगा अजहर साहब। मुनीर बाजवा साहब हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट हैं, आज अदालत में थे, सारा मामला उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मुनीर, क्या मंजरनामा था? हमजा शहबाज साहब जब तशरीफ लाए और ये मामला अब किस सिमत जाता आपको दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया सर। ये मामला ये है कि आज जब हमजा शहबाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश हुए तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की जानिब से अपॉइंट किए गए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने हमजा शहबाज से मुसाफा किया और उन्हें बैठने के लिए जगह दी और मुस्कुराए भी। और इसके साथ जब कोर्ट में एक प्रोसीडिंग शुरू हुई है तो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चेकअप के लिए लंदन रुके हुए हैं
और इसके लिए उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था। अदालत ने कहा कि चेकअप के लिए रुके हुए हैं कंसल्टेंट ने। जी बिल्कुल, अदालत ने सब सार किया था कि ये शहबाज शरीफ साहब को ये पता था कि जो उनकी आज पेशी है तो वो अपना दौरा जो वो रीशेड्यूल कर लेते। तो अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने कहा कि अब वो रियासत के सरबराह है, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप अपना दौरा रीशेड्यूल कर लें। तो उन्होंने अदालत के रूबरू ये भी रखा कि ये कैंसर के मरीज़ हैं और ये जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उनका रूटीन का चेकअप है और गुज़श्ता हुकूमत जो है वो इनको जाने नहीं दे रही थी, इसलिए अब वो गए हैं और अब चेकअप करवा के उसके बाद जो UAE के सदर हैं जिनका इंतकाल हुआ है वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जो है वो वापस आएंगे। ताहम जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने इस एप्लीकेशन को अपोज ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इनकी मेडिकल FIA मिल गई है, अपोज नहीं कर रहा। मतलब FIA का जो एक इशारे मिल रहे थे, डॉक्टर रिजवान साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत पे जगह दे, उसके बाद FIA की टून अलग है, ना अपोज कर रही है ना कोई बात कर रही है, मतलब वो चाहते हैं कि हम पैरवी ना करें, इस केस की कोई पैरवी करने को तैयार नहीं है, ऐसा माहौल है। जी बिल्कुल, आज अदालत ने भी पूछा कि तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले तो तफ्तीशी अफसर जो थे उनका सिंध में तबादला हो गया है और जब जो नए तफ्तीशी अफसर लगाए गए हैं नदीम साहब, उनको गुज़श्ता रात जो है वो हार्ट अटैक आया और उनकी सर्जरी होने जा रही है। इस वजह से आज रिकॉर्ड जो है वो एक नुमाइंदे के तौर पे FIA का एक ऑफिशियल लेके पेश हुआ है। एक डायरेक्टर को जो है वो रिकॉर्ड में क्या नदीम साहब को भी हार्ट अटैक हो गया। सदीक साहब, अजहर सिद्दीक साहब, ये क्या मंजरनामा, FIA वाले जो हैं वो जहां बाग हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिसको जिम्मेदारी मिलती है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई FIA की तरफ से इस मुकदमे पे पैरवी करने को तैयार नहीं है। ये रियासत कहां खड़ी है, आपको क्या नजर आता है, ये क्या हो रहा है, क्या मंजरनामा? अपना कहते हैं ना मिली भगत, रियासत इसको मिली भगत में फायदे दे रही है। यानी क्या हो रहा है कि वजीर कानून भी इनके हैं, वजीर दाखिला भी इनके हैं और FIA के अफसरान भी इसी हुकूमत के हैं। यानी इंडिपेंडेंट इदारा तो कोई नहीं है इस वक्त। और अगर नैब देखा जाए, नैब तो चले इंडिपेंडेंट इदारा है, FIA तो इनके अंडर है। और मैं बड़ी फैसल साहब, मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। यानी एक तो ये सरकारी विजिट नहीं है, हाँ। एक तो ये सरकारी दौरा नहीं है, ठीक है। ये दौरा अगर उन्होंने सरकारी नहीं है तो जाती हैसियत में किया, क्या अदालत से इजाजत लेकर गए थे ये? अगर तो मुल्की कामों के सिलसिले में जा रहे थे अदालत को, तो आज इनके बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट आप तो इनके ऊपर पर्चा कटवाने और FIR कटवाने के अलावा बात ही नहीं कर रहे अजहर सिद्दीक साहब। एक और पर्चा काटने की बात, मैं बात कर रहा हूँ कानून की उपराने की। वैसे साहब का मैं 93 में ले जाता हूँ उदैबिया के केसेस में जी सर, उदैबिया के केसेस में ले जा रहा हूँ आपको जी। उदैबिया के केसेस में मेडिकल की दरखास्तें इस्तना की पढ़कर देख लें, वहां भी कमर का दर्द होता था या कैंसर के हवाले से बातें होती थी। ये कौम को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? कानून के सामने सरेंडर हो। आपको ये यानी अच्छा भला पता था, आप कमाल की बात है वहां से वापस गालबन कतर या दुबई आए हैं, वहां से फिर चले गए वहां पर लंदन में, और इसीलिए गए इंटेंशनली। और कमाल है, मिली भगत देखें आप, मिली भगत देखें FIA का हमारे दोस्त हैं वो लॉ ऑफिसर, लेकिन उनकी बेचारे की क्या मजबूरी है, उन्होंने वही कहना जो इंस्ट्रक्शन आनी है। और इंस्ट्रक्शन क्या थी? आपने अपोज नहीं करना। अब मिसाल के तौर पर कल ये दरखास्त दे दें कि जनाब ये केस ही नहीं बनता, केस खारिज किया, और ये काम हो चुका है। ये भी मैं खबर दे रहा हूँ ब्रेकिंग आपके लिए, ये बकायदा काम मुकम्मल हो चुका है। और उसमें जो है ना वो बड़े कमजोर आर्गुमेंट करेंगे इनके अपने लगाए हुए प्रोसिक्यूटर, और क्या होगा? कल ये खत्म हो जाएगा केस और बताया जाएगा। यानी हर को डे लाइट जो तय करना था हुकूमत में आने के बाद FIA को डील करेंगे, नैब को डील करेंगे, इन सारे मामला को सेट करेंगे, वही तमाम स्क्रिप्ट के तहत गेम चल रहा है अजहर साहब। देखिए ये तो आपको हमें सोचना चाहिए इस बात को कि यही जुल्म है इस निजाम के साथ, कि आप वाकई ये ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो आप स्टेट बने ना, आप हुकूमत ना बने। जिस दिन स्टेट्समैन अभी आवाम को भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर बाज। हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? FIA एक भी मामले पर अदालत में खड़े होने को तैयार नहीं है, सबने सरेंडर कर दिया। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मामला यह है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस के अंदर इजाफा नहीं होगा तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। यह हुकूमत ये फैसला करेगी नहीं करेगी, डॉलर के प्राइजेस कैसे होंगे, एक मईशत के ऊपर एक राउंड अप लेते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल हमला आवाम पर किया जाए। डीजल के प्राइजेस, पेट्रोल के प्राइजेस, इस मिट्टी के तेल के प्राइजेस
आज उम्मीद है कि बढ़ा दिए जाएंगे। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डीजल 230 रुपए पर लीटर, पेट्रोल 195 रुपए पर लीटर और मिट्टी का तेल 176 रुपए पर लीटर हो सकता है। ओगरा ने समरी भेज दी है। डॉलर के प्राइजेस आपको पता ही है, सिर्फ ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। हम जा किस सिमट रहे हैं? हुकूमत को ये क्यों करना पड़ेगा? डॉक्टर सलमान शाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, डॉक्टर साहब ये बेसिकली क्या डिसीजन है? हुकूमत पे दबाव है? वाकई सारी दुनिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की प्राइजेस बहुत हाई हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जब थे तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और सब्सिडी देना शुरू की। इस हुकूमत के पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं है? इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब, या ये पॉलिटिकल फैसला करे? अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ये पॉलिटिकल फैसला नहीं करेगी तो पाकिस्तान की मईशत पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर करेगी तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? सर, डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं सवाल दोहरा देता हूं, आपको आवाज आ रही है सर? डॉक्टर सलमान शाह साहब की आवाज, टेक्निकल टीम जरा देखे कि डॉक्टर साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही है। सबसे अहम मामला जो आज हो सकता है, हुकूमत सब्सिडी खत्म करने जा रही है। डीजल और पेट्रोल और मिट्टी के तेल की प्राइजेस हाई हो सकती हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 230 रुपए पर लीटर डीजल, 195 रुपए लीटर पेट्रोल और 176 रुपए मिट्टी का तेल। ओगरा ने समरी भेज दी है। हुकूमत कहती है कि मरहलावार सब्सिडी खत्म की जाएगी। डॉक्टर साहब, आप किस नजर से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? यह हुकूमत के लिए लाजिम है फैसला करना? अगर ये लाजिम है तो क्या सूरत हाल इकोनॉमी की होगी, और अगर नहीं करते हैं पॉलिटिकली ये फैसला, उनको फायदा होगा ये फैसला ना करने से, तो मंजरनामा इकोनॉमी का क्या होगा? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सलमान शाह साहब के पास मेरी आवाज नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जी आ रही है। साहब, सवाल मैं दोहरा देता हूं अगर आपको आवाज नहीं पहुंची तो। पेट्रोल के प्राइजेस, डीजल के प्राइजेस, मिट्टी के तेल के प्राइजेस बढ़ाने जा रही है हुकूमत। अगर ये फैसला कर देती है तो पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा, लेकिन आपके ख्याल में अगर ये फैसला हो जाता है तो मईशत को क्या फायदा होगा? देखिए, मईशत के लिए तो अच्छा होना चाहिए। एक बात तो ये है कि हमारा इस वक्त इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तेल पेट्रोलियम का, तो कीमत जब बढ़ाई जाती है तो उसकी कंजम्पशन कुछ कम होती है। ये तो उसका एक फायदा डेफिनेटली होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट के शायद डिमांड में कुछ कमी आए, लेकिन इसका नुकसान दूसरी तरफ ये है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगी हर चीज की, तो इसका इन्फ्लेशनरी और उसका बोझ इकोनॉमी में पड़ेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा, आपकी तकरीबन हर प्रोडक्शन प्रोसेस में पड़ेगा, और घरेलू सार्फिन के लिए भी ये महंगी साबित होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑप्शन इसके अलावा क्या है? अगर हम महंगाई का एक बड़ा बॉम्ब हुकूमत ले आएगी, जिसकी उम्मीदें हैं कि वो सब्सिडी हटा रही है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है और ज्यादा सब्सिडी कंटिन्यू नहीं की जा सकती, आपके ख्याल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं इस मुश्किल दौर में? इस हुकूमत के पास सिवाय इमरान खान साहब की पॉलिसी को कंटिन्यू करने के पॉलिटिकली और कोई ऑप्शन है? नहीं, आई डोंट थिंक ये ऑप्शन है, क्योंकि ये IMF की डिमांड्स हैं। IMF बेसिकली आपको कहता है अपने खसारे पूरे करें और आपकी इकोनॉमी में जो इनएफिशिएंसीज हैं उसकी कीमत अदा करें या उन इनएफिशिएंसीज को ठीक करें। सो इनएफिशिएंसीज को तो ठीक करना इतने शॉर्ट पीरियड में मुमकिन नहीं है, लिहाजा उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन बिजली का निज़ाम जो है वो हुकूमत ने देखते हुए बनाया था ना, इतने महंगे सीने लगाए, जितने भी एनर्जी एक्सपर्ट्स बैठे थे जी, उस वक्त दुनिया तो सोलर पे जा रही थी, ये गैस और कोयले पे चले गए जी। अब वो जो है उसको वापस करना मुश्किल है। अब जिस दौरान इन्होंने 15,000 मेगावाट कोयले और गैस की कैपेसिटी लगाई और वो भी बहुत महंगी लगाई, उसी वक्त टर्की जैसे मुल्कों ने 10-15 हजार सोलर लगाया जी। आज वो सोलर जो है वो मुफ्त चल रहा है
और ये जो कारखाने हैं ये बंद पड़े हैं क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है कि फैसला तो मुस्लिम लीग नून ने किया था, उन्हीं के गले पड़ गया ये सारा फैसला। बिल्कुल उन्हीं के जिम्मे पड़ना चाहिए। ये तो उनका हुकूमत में जो भी होगा उसको ही देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। महंगाई का एक नया बम आने वाला है। अब्दुल मजीद साहब लंदन में हमारे नुमाइंदे, वो मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल मजीद, मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, लंदन में हो क्या रहा है? नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ संभाला हुआ है, अपने पास बिठाया हुआ है, निकल गए हैं। और एक छोटी सी बात बताएं, हमारे वजीर आजम कैंसर के मरीज हैं, उन्होंने किसके पास, किस हॉस्पिटल गए, चेकअप कहाँ पे करवाया है शहबाज शरीफ साहब ने? जी फैसल साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा सियासी गढ़ जो है वो लंदन है। हाँ। और हमारे वजीर आजम भी यहाँ मौजूद है। लेकिन इस हवाले से कि आज मैंने भी ये खबर सुनी कि उन्होंने शायद इलाज के एक जो है रिक्वेस्ट डाली है कि मैं इलाज के लिए आया हूँ, लेकिन हमारी जो इतला है हाँ। उसके मुताबिक ये अभी तक कोई हॉस्पिटल तो नहीं गए और अभी तक हमें इस हवाले से कोई इतला नहीं है। यहाँ उन्होंने कोर्ट में बताया मैं कैंसर का मरीज हूँ, लंदन इलाज कराने गया हूँ। आप सही नजर नहीं रख रहे हैं, कहीं इलाज कराने गए होंगे वो? जी नहीं, अभी तक आप तो बिल्कुल बाखबर रहते हैं यहाँ पे। आप अच्छा। सारा वीडियो जो है वो लगा रहता है इसकी खोज में, लेकिन अभी तक हमारी इतला के मुताबिक वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए। अच्छा, तो किस मंसूबे में है फिर वो? अगर इलाज कराने नहीं गए तो क्या कर रहे हैं, क्या किसके पास है? फैसल साहब, मनसूबा आपको पता है पिछले जो 3 मीटिंग चल रही है उसमें कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आपको मैं मुद्दा मैं बता दूं कि वो है अर्ली इलेक्शन। असल मामला अर्ली इलेक्शन पे रुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं अर्ली इलेक्शन हो, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं नहीं, उनकी वजारत उज़्मा चलाई जाए, अर्ली इलेक्शन ना हो। इस मामले पे रुका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही। आपके ख्याल में वहां जो सहाफी हैं उनकी क्या असेसमेंट है, आपकी क्या असेसमेंट है? अर्ली इलेक्शन की तरफ फैसला होगा या हुकूमत चलाने की तरफ फैसला होगा? यहाँ पे ज्यादातर जो रुझान है वो मेरा ख्याल है इसकी तरफ जाएगा कि अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, ये मुद्दत पूरी करने के उसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, पीटीआई कितना प्रेशर बढ़ाती है, अर्ली इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, लंदन में फैसला जो होगा वह यहाँ पे काबिल कबूल होगा इत्तेहादियों को या नहीं, ये भी एक बड़ा राउंड है। प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।